नमस्कार। गुरु ब्राह्मण गौरव गाथा की श्रृंखला में सबसे पहली कड़ी में मैं 10वीं शताब्दी से शुरू करना चाहूँगा और गुरु ब्राह्मण समाज को उसका खोया हुआ गौरव पुनः याद दिलाने के लिए मैं इतिहास के कुछ घटनाओं को जोड़ना चाह रहा हूँ और इन घटनाओं के आधार पर मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि आज का गुरु ब्राह्मण समाज कभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों में से रहा है। आज चाहे इनका जो भी हाल हो, परंतु हम ये भूल नहीं सकते कि 10वीं सदी में गर्गवंशी गुरु ब्राह्मण समाज ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में शामिल थे। 10वीं सदी में 943 ईस्वी में सोलंकी वंश के शासक राजा मूलराज का जन्म हुआ। इनका शासनकाल 975 से 995 ईस्वी तक था, यानी कि 10वीं सदी के अंत में इनका शासनकाल रहा है। और इस शासनकाल में इन्होंने अपने राज्य में अपनी राजधानी सिद्धपुर पाटन में एक यज्ञ कराया, जिसमें संपूर्ण भारत के श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। इस यज्ञ में भाग लेने भारत के सभी क्षेत्रों से आचार एवं ज्ञान में श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भाग लिया। और सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ गर्गवंशी ब्राह्मण भी इस यज्ञ में शामिल हुए थे। और जो गर्गवंशी ब्राह्मण शामिल हुए थे उसमें दोनों ही गर्गवंशी थे, यानी कि शुक्लवंशी सरयुपारिण गर्गगोत्री ब्राह्मण भी शामिल थे और इनके अलावा कन्नौज क्षेत्र के ब्राह्मण, जो जिनको हम कान्यकुब्ज गर्गगोत्री ब्राह्मण कहते हैं, वो भी इस क्षेत्र में शामिल थे। अब मुख्य बात यह है कि कन्नौज के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, यानी कि ये जो क्षेत्र हुआ ये आपका लखनऊ है और लखनऊ से कानपुर के आगे कहना चाहिए कि ये आसपास का जो इलाका है कन्नौज के, तो ये सारे जो ब्राह्मण थे ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहलाते थे और ये भी इस यज्ञ में शामिल हुए। अब जो मूला राजा का ये जो यज्ञ था, बेसिकली भारत के श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इन्होंने इनवाइट किया और इस यज्ञ के बाद राजा ने अपने राज्य में गांवों का दान इन ब्राह्मणों को दिया। 1016 ब्राह्मण यहाँ उपस्थित हुए थे और 10वीं सदी के इस यज्ञ में, जो कि सिद्धपुर पाटन में हुआ था, इस यज्ञ से गांव का दान लेने के बाद जो हैं बेसिकली ये ब्राह्मण अपने अपने गांव में एक तरह से उस गांव के मुख्य पुरोहित की भूमिका निभाने के लिए वहाँ के गांव में जाके अपना कर्म कांड करने के लिए, ब्राह्मणत्व करने के लिए वहाँ से रवाना हुए। अब बात यह है कि इनको जो गांव के जो दान जो हुए थे, राजा ने जो दान दिए थे, इनमें से अधिक कहना चाहिए कि कुछ ब्राह्मणों ने तो वो दान स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने कहा हमें दान नहीं चाहिए। क्यों? ये माना जाता था, ये जो ब्राह्मण थे ये मानते थे कि अगर आपने दान ले लिया तो अगले जन्म में आप पुनः ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं होंगे। अगर अगले जन्म में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा होना है तो दान नहीं लेना। दान को लेना तो पाप मान रहे थे। तो ऐसे ब्राह्मण जो लोग दान नहीं ले रहे थे वो अपनी एक अलग टोली बना के बैठ गए और जिन ब्राह्मणों ने कहना चाहिए कि अंत में दान स्वीकार कर लिया वो अलग ब्राह्मण थे। बेसिकली ये जो ब्राह्मण थे इनसे यहाँ पे ये जो ब्राह्मण जो इकट्ठे हुए और जो ये कहना चाहिए कि यज्ञ में जो शामिल हुए थे, ये सभी ब्राह्मण जो थे ये औदिच्य ब्राह्मण कहलाए। ये औदिच्य ब्राह्मण जो हैं सिद्धपुर पाटन से निकले और यहाँ से ये ब्राह्मण राजस्थान के अंदर भी एंटर कर गए। इसके अलावा सिद्धपुर पाटन से चारों तरफ 8 दिशाओं में ये ब्राह्मण जो है प्रस्थान कर गए। औदिच्य ब्राह्मण जब यहाँ से निकले और अपने अपने गांव, जो गांव इनको दान में दिए थे, उन गांवों के अंदर ये जाके अपना पुरोहित कार्य करने के लिए पहुँच गए। परंतु उस जमाने में कुछ ऐसा तो था नहीं कि कोई अगर दान दे दिया, ब्राह्मण अगर चला गया तो वो कहना चाहिए कि अब कितने साल वहाँ उसका वो चलेगा काम, कितने साल वो कर्मकांड करा पाएगा, ये तो कई परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। क्योंकि
किसी भी राजा का काल कुछ निश्चित नहीं था, कब उसकी जगह दूसरा राजा आ जाए और नई पॉलिसी बना दे, उसी के अकॉर्डिंगली जनता उसी के कहने से मानेगी, आगे जो चलेगा वो काम उसी के हिसाब से चलेगा। तो अब हुआ ये कि ये जो ब्राह्मण जो सिद्धपुर से निकले थे, इनमें गर्ग गोत्री ब्राह्मण भी थे, और ये गर्ग गोत्री ब्राह्मण जो यहाँ से निकले थे, इनका जो वर्णन है ये हमें इस ग्रंथ में मिलता है। ये जो ग्रंथ है ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड, इस ग्रंथ के अंदर हमें स्पष्ट इसका वर्णन मिलता है। और इन ब्राह्मणों के जो गोत्र थे, या कहना चाहिए उस औटंक हम जो कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण जो उपनाम अपने नाम के साथ जो लगाया करते थे, उसको हम औटंक कहते हैं। तो ये जो औटंक हैं, इनकी कुल देवी है, इनके गणपति, भैरव और इनके गोत्र, ये सब इसके अंदर दिए हुए हैं। तो ये जो ब्राह्मण हैं, गर्ग गोत्री ब्राह्मण जो हैं, उनमें से जो ब्राह्मण वीरम गांव की तरफ गए, वो दवे ब्राह्मण, दवे अपना औटंक लगाते थे, गर्ग गोत्री थे। इनका यजुर्वेद था, मांददिनी इनकी शाखा थी, उमा इनकी कुल देवी थी, महोदर इनके गणपति थे, और इनके कहना चाहिए कि ये यक्षा शिव जो हैं वो काल भैरव थे। तो ये जो ब्राह्मण थे, ये गर्ग गोत्री ब्राह्मण दवे इनके नाम के साथ लगाते थे, जिसको आज अपन सरनेम कहते हैं। आज तो जो ये गर्ग गोत्री ब्राह्मण हैं, जिनको हम गुरु ब्राह्मण कहते हैं या हम इनको गर्ग ब्राह्मण कहते हैं, मुख्यतया ये राजस्थान और गुजरात में अधिकांश पाए जाते हैं। ये अपने नाम के साथ में गर्ग लिख रहे हैं, या इनमें से कुछ लोग अपने राजाओं के दिए हुए उपाधियाँ, पदनाम, उपनाम राजाओं ने जो दिए हैं, या उन राजाओं के गोत्र भी लगा रहे हैं। परंतु सच पूछा जाए तो सिद्धपुर पाटन में यज्ञ से पहले तक गर्ग गोत्री ब्राह्मण अपने नाम के साथ जो गोत्र जो कहना चाहिए कि औटंक लगा रहे थे, उनमें कहा जाए तो इवन हम कहें कि मेहता भी इनका था, पंचोली भी इनके साथ था, और इसके अलावा जो गर्ग गोत्री ब्राह्मण हैं, उन्होंने, अगर मैं इसमें स्टडी करूं तो हमें बहुत सारे इसमें मिलेंगे। व्यास भी लिखते थे। व्यास जो औटंक लगाने वाले जो थे, इनका गोत्र भी गर्ग था, और ये जो है रंगपुर गांव में गए, जो कि सिद्धपुर से पूर्व दिशा के अंदर ये गांव था। इनकी कुल देवी गौरी थी, इनके गणपति एकदंत हैं, और ये कह सकते हैं हम कि रंगपुर के पूर्व दिशा में ये गांव स्थित है। तो अगर रंगपुर के पूर्व की अगर हम बात करें, यानी कि ये आज की स्थिति में ये जो आएगा, ये लगभग उज्जैन और मध्य प्रदेश का जो है ये भाग आएगा। इसी के अलावा हुआ ये कि बेसिकली ये जो हुआ सिद्धपुर पाटन में जो ये यज्ञ हुआ, इस यज्ञ के बाद जब इन ब्राह्मणों को गांव का दान देके राजा ने विदा किया और बहुत सम्मान दिया, तो इनके पीछे पीछे इनके रिश्तेदार भी, जहाँ से ये लोग आए थे, आए कहाँ से थे ये दो क्षेत्रों से आए थे। एक तो जिसको हम कहते हैं सरयू पारीण ब्राह्मण, वो आए थे आजमगढ़, फैजाबाद, अयोध्या, उसके निकटवर्ती इलाके से, और दूसरे जो थे कान्यकुब्ज ब्राह्मण, जो कि कन्नौज और लखनऊ और इसके आसपास जो दूसरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से आए थे। तो ये जो ब्राह्मण आए थे, बाद में जब इनको यहाँ अच्छा सम्मान मिला, तो पीछे पीछे इनके रिश्तेदार भी इनके पीछे पीछे आने लगे, और ये रिश्तेदार भी आके राजस्थान और गुजरात में बसने लगे। जब ये राजस्थान और गुजरात में बसने लगे, तो इन्होंने पीछे पीछे आके, कहना चाहिए कि जो निम्न वर्ग की जातियां थी, इनके कर्मकांड कराने शुरू कर दिए, और निम्न वर्ग की जातियों से कर्मकांड करा के उनका दान ग्रहण करके, और इन्होंने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। इस कारण से समाज के अंदर बेसिकली इनका ज्ञान भी नहीं था इतना,
और कहना चाहिए कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो गुरु ब्राह्मण या बाहर से आए हुए सभी ब्राह्मणों की यहाँ पर एक तरह से जो इज्जत जो थी उसमें भी कमी हुई। ये जो घटना थी सिद्धपुर पाटन की, ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। ये घटना या ये कह दो ये जो यज्ञ था, ये अपने आप में शो कर रहा है कि गर्ग ब्राह्मण, गर्ग गोत्री ब्राह्मण और जो गुरु ब्राह्मण आज कहलाते हैं एक ही हैं, और ये ब्राह्मण जो हैं सिद्धपुर पाटन से निकले हैं, और सिद्धपुर पाटन से निकल के यहाँ से गाँव के दान लेके ये लोग राजस्थान और गुजरात इनके भिन्न भिन्न स्थानों के अंदर ये जाके बसने लगे, भिन्न भिन्न गाँवों में जाके बसने लगे। और यही ब्राह्मण आगे चल के कहना चाहिए कि चलते चलते ये पुष्कर जो महातीर्थ, पुष्कर जो तीर्थराज पुष्कर है, उसके चारों तरफ जो गांव जो मौजूद थे उनमें आके ये बसने लगे और रहने लगे। आज भी पुष्कर में गुरु ब्राह्मण समाज बहुत ही मुख्य है, और पुष्कर जो हमारा जो पवित्र जो सरोवर है उसके ऊपर वहाँ गुरु ब्राह्मण समाज की आज भी पैड़ी है, जहाँ ये अपने कहना चाहिए कि अपने यजमानों के कर्मकांड कराते हैं, संस्कार कराते हैं। तो पुष्कर जैसे तीर्थ पर जहाँ गुरु ब्राह्मण समाज अपने यजमानों के संस्कार करा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो ये जो मैंने जिक्र किया है, ये ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड के इस ग्रंथ के अंदर ये उल्लेख किया गया है, और यहाँ स्पष्ट ये उल्लेख है कि कहना चाहिए कि गर्ग गोत्री ब्राह्मण इस यज्ञ में शामिल हुए थे। मुख्यतया तो गर्ग गोत्री ब्राह्मण अधिकांश का जो कहना चाहिए अगर वेद पूछा जाए तो इनका वेद यजुर्वेद है, परंतु कुछ गर्ग गोत्री ब्राह्मणों का वेद सामवेद भी है। सामवेद देखिए, यजुर्वेद वाले जो ब्राह्मण हैं वो ज़्यादातर कर्मकांडी हैं, और सामवेद वाले जो ब्राह्मण हैं गर्ग गोत्री ब्राह्मण वो कथावाचक हैं, ज़्यादा कथावाचन का वो कार्य शुरू से ही वो कथावाचन में रहे। अब रही बात, इसके अलावा मैं अगर दूसरी जिक्र करूं कि ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड, इसमें लगभग सभी ब्राह्मण जातियों का वर्णन इसमें मिलता है, और इस ग्रंथ में कहीं पर भी गरुड़ा नाम नहीं है। गरुड़ा, गरो, ये नाम इस पूरे ग्रंथ में नहीं है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जब ये ग्रंथ लिखा गया था, इस ग्रंथ में जब आप सिद्धपुर पाटन की घटना का वर्णन देख रहे हैं, अर्थात 10वीं सदी के तो बाद में ही ये ग्रंथ लिखा गया है। और मुख्यतः ये जो ग्रंथ की हम बात करें, ये ग्रंथ लगभग 16वीं सदी के अंदर ये ग्रंथ लिखा गया है। तो इस 16वीं सदी के इस ग्रंथ के अंदर ये जो वर्णन हम इसमें देख रहे हैं, इसमें कहीं गरुड़ा जाति का जिक्र ही नहीं है, यानी कि गरुड़ा की बात ही नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस काल तक, इस समय तक गरुड़ा जाति की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। 16वीं सदी से पहले गरुड़ा कहीं कोई जाति ही नहीं थी। उससे पहले जहाँ भी कहीं गर्ग गोत्री ब्राह्मण जो कि सिद्धपुर पाटन से आकर राजस्थान और गुजरात में बसे थे, ये सभी गर्ग गोत्री ब्राह्मण इससे पहले या तो गर्ग ब्राह्मण कहला रहे थे या गुरु ब्राह्मण कहला रहे थे। अब देखिए, यहाँ एक मुख्य प्रश्न है कि गर्ग ब्राह्मण कहलाना तो स्वाभाविक है, क्यों? जो अपने आप को गर्ग ऋषि की संतान कहते थे, वे सभी गर्गवंशी ब्राह्मण अपने आप को गर्ग ब्राह्मण कहलाते थे। परंतु गुरु ब्राह्मण ये जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये अपने आप में बहुत ही एक रोचक विषय है। इस प्रश्न का जवाब कि ये गुरु ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई, ये गुरु जो पद है, ये जो उपाधि है, ये कैसे मिली, कहाँ मिली, किसको मिली, इसकी अगर हम खोज करें तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा ग्रंथ 12वीं शताब्दी का ये ग्रंथ, जिसका नाम है
प्रबंध चिंतामणि, ये जैन ग्रंथ है, बेसिकली जैन ग्रंथ है, शुद्ध संस्कृत के अंदर लिखा गया है और इसको हिंदी में जो इसका अनुवाद किया है वो पंडित हजारीलाल द्विवेदी जी ने किया है। हिंदी के प्रकांड पंडित हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, जो कि हिंदी शिक्षा पीठ विश्व भारती शांति निकेतन में उस टाइम आचार्य थे, इन्होंने इसका अनुवाद किया है। तो इस ग्रंथ में, ये जैन ग्रंथ है और इसके जो कहना चाहिए कि प्रकाशन जो इसका हुआ है, ये प्रकाशन करता सिंघी जैन ग्रंथमाला अहमदाबाद कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ है। संपादक इसके जिन विजय मुनि हैं, इन्होंने अपने इस ग्रंथ के अंदर कहना चाहिए कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से एक वर्णन किया है और ये वर्णन हमारे गुरु ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर सच पूछा जाए, मैं पहले इसको अगर आपको पढ़ूं, ये जो प्रकरण है, प्रकरण 140 से 142, जिसमें राजा कुमारपाल का सोमेश्वर के उद्धार की समाप्ति के निमित्त नियम लेना। कुमारपाल जो शासक हुआ, कुमारपाल जो कहना चाहिए कि मालवा का जो राजा हुआ, उस राजा ने ये एक तरह से सोमेश्वर कहते हैं सोमनाथ की के उद्धार की समाप्ति के निमित्त नियम लिया। क्या मतलब? कहने का मतलब ये है, देखिए, सोमनाथ के ऊपर जो आक्रमण हुआ मोहम्मद गजनी का, उसने पूरे सोमनाथ को लूटा, तहस नहस कर दिया, परंतु उसके बाद सोमनाथ के जीर्णोद्वार का जो जीर्णोद्वार हुआ, सबसे पहला जीर्णोद्वार जो कराया गया है वो राजा कुमारपाल के द्वारा कराया गया। राजा कुमारपाल ने ये जो प्रकरण 142 है, इसमें स्पष्ट वर्णन है प्रबंध चिंतामणि में। वो ये कहता है, फिर श्री सोमनाथ देव के प्रसाद के आरंभ के लिए जब दृढ़ शिला का आरोपण हो गया, तो राजा ने श्री हेमचंद गुरु को पंचकुल की भेजी हुई वृद्धापना की विज्ञप्ति देते हुए कहा। इस लाइन में जो एक नाम आया है, श्री हेमचंद गुरु, बहुत ही स्पष्ट लिखा है, कहीं पर भी इसमें कोई शक ही नहीं है। राजा ने किसका नाम लिया? श्री हेमचंद गुरु। हेमचंद गुरु, ये बड़ा ही स्पष्ट नाम है। अब अगर बात की जाए, ये हेमचंद गुरु जो है, ये कौन सा काल हुआ? ये जो बात है, हम बात कर रहे हैं 12वीं सदी की, और 12वीं सदी का बिल्कुल आरंभ, और आप कह सकते हैं 11वीं सदी का अंत और 12वीं सदी का आरंभ, ये लगभग 12वीं सदी के आरंभ की ही बात है। तो इस समय राजा कुमारपाल के दरबार में हेमचंद गुरु, ये हेमचंद जो थे, ये एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये कहना चाहिए कि उस टाइम ये ब्राह्मण जो थे, नो डाउट, क्योंकि ये पीरियड वही है जब मूला राजा का यज्ञ हो गया, और मूला राजा का यज्ञ होने के बाद सभी ब्राह्मणों को जो है मूला राजा ने अपने राज्य के अंदर गांव दान दे के भेज दिया। उनमें से और भी कुछ जो ब्राह्मण थे, वो मूला राजा की नगरी, या कहना चाहिए सिद्धपुर पाटन, इसके आसपास में भी बस गए। जिनको पास में गांव मिले थे वो पास में रहने लगे। और वैसे भी उज्जैन का जो इलाका है, उज्जैनी, ये तो राजा विक्रमादित्य का नगरी थी। राजा विक्रमादित्य की नगरी में श्रेष्ठ, ज्ञानी और गुणवान ब्राह्मणों का बहुत सम्मान था। उन्हीं में से एक हेमचंद्र गुरु, इन्हीं के कहा जाए कि ये जो हेमचंद गुरु हैं, ये राजा कुमारपाल का एक तरह से महामंत्री, उनके दरबार के अंदर महामंत्री थे। और राजा कुमारपाल अपना कोई भी डिसीजन अगर लेता था, कोई भी निर्णय अगर लेता था, तो हेमचंद्र गुरु इन्हीं की राय के अनुसार लेता था। ये अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट निर्णय था कि सोमनाथ का पुनरुद्धार किया जाए, पुनरुद्धार सोमनाथ का कराना।
और उसका जो कर्मकांड, या कहना चाहिए कि इस यज्ञ, इस कार्य के लिए जो मुख्य पुरोहित जो रहे वो कौन रहे? वो हेमचंद गुरु रहे। हेमचंद गुरु जो हैं इन्हीं को आचार्य हेमचंद्राचार्य कहा जाता है, इनको हेमचंद्राचार्य भी कहा जाता है। और आज भी नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, यानी कि नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी जो कि सिद्धपुर पाटन में है, वहाँ पर इन्हीं के नाम से ये यूनिवर्सिटी है। कहना चाहिए इसका नाम जो है वो हेमचंद्र गुरु जो थे, इन्हीं के नाम से वो आगे यूनिवर्सिटी चल रही है। ये जो हेमचंद्राचार्य कहूँ मैं इनको, हालांकि इन्होंने बाद में जैन धर्म अपना लिया था, और गर्ग गोत्री ब्राह्मणों के लिए जैन धर्म अपनाना कोई नई बात नहीं थी। स्वयं गर्ग ऋषि के पुत्र, गर्ग कुल के एक पुत्र जिनका नाम था ऋषिपुत्र, उन्होंने 5वीं सदी के अंदर जैन धर्म अपना लिया था। ये वही ऋषिपुत्र हैं जिनका वर्णन वराहमिहिर ने अपनी ज्योतिष की रचनाओं में किया है। तो वराहमिहिर इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जैन धर्म के अंदर, अधिकांश जैन धर्म के अंदर आज भी जो ज्योतिषी मिलते हैं, वो ज्योतिष जो जैन धर्म के अंदर आया है वो ऋषिपुत्र, गर्ग वंशी ब्राह्मणों और वराहमिहिर के प्रभाव से ही है। आज भी जिन गर्ग गोत्री ब्राह्मणों ने जैन धर्म अपना लिया था, वो ब्राह्मण जैन धर्म में जाने के बाद बड़े प्रसिद्ध उन्होंने ज्योतिष की रचनाएं की। तो ये जो काल था, ये जो समय था, जब हेमचंद्राचार्य ने, जो कि इसके कहना चाहिए किसके, राजा कुमार पाल के एक तरह से महामंत्री थे, तो उस काल के अंदर ही सबसे पहले सोमनाथ का पुनरुद्धार कहा जाए वो राजा कुमार पाल ने एक तरह से कराया। और जो कराया तो उसके अंदर जो मुख्य भूमिका, मुख्य पुरोहित की जो भूमिका निभाई, वो गर्ग गोत्री ब्राह्मण, गुरु ब्राह्मण, राजा कुमार पाल का महामंत्री हेमचंद्र गुरु, इन्होंने निभाई। इन्हीं को हम आगे आज वर्तमान समय में हेमचंद्राचार्य के नाम से जानते हैं। हेमचंद्राचार्य सूरी इसलिए क्योंकि बाद में इन्होंने जैन धर्म अपना लिया। तो ये अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट बात है। 10वीं सदी से लेके लगभग 12वीं सदी तक गुरु ब्राह्मण वंश कितना श्रेष्ठ, कितना उच्च सम्माननीय स्तर पर रहा था। और इनका जो कहना चाहिए कि जो कार्य था, एक तरह से उस समय का जो भी शासक वर्ग रहा, जो राजा रहा, वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरु ब्राह्मण जो है वो एक बहुत ही श्रेष्ठ लेवल, बहुत ही हाई लेवल के ब्राह्मण थे। ये 10वीं और 12वीं सदी तक का वर्णन है। 12वीं सदी तक हमारी स्थिति कितनी मजबूत थी। गुरु ब्राह्मण समाज बहुत ही इम्पोर्टेंट समाज रहा। ये तो हमेशा कहना चाहिए कि ज्ञान की जहाँ तक बात की जाए, कर्मकांड की बात की जाए, ज्योतिष की बात की जाए, तो इसमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में रहे थे। अच्छा, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात कि बेसिकली आज भी, अभी इसका दूसरा अगर साक्ष्य की बात की जाए, तो आज भी जो राजस्थान में जो गुरु ब्राह्मण समाज है, गुरु ब्राह्मण जो जाति है, इसमें एक गोत्र पाया जाता है, वो गोत्र है हेमचंद। ये हेमचंद गोत्र जो है, ये इन आचार्य हेमचंद्राचार्य से ही शुरू हुआ है। और हेमचंद्र गोत्र के ब्राह्मण जो कि गुरु ब्राह्मण कहलाते हैं, आज राजस्थान के मुख्यतया ये बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली और इस इलाके के अंदर, जोधपुर, इस इलाके के अंदर आज भी हेमचंद्र गोत्र गुरु ब्राह्मण जाति के अंदर पाया जाता है। तो ये जो है जानकारी, ये लगभग 10वीं और 12वीं सदी की जानकारी है, जिसमें हमें देखते हैं कि गुरु ब्राह्मण जिसको आज हम जानते हैं, और आज जो जिस स्थिति में है, जो वर्तमान इनके जो हालात हैं, जिस स्थिति में आज ये आ गया है, कभी एक समय रहा है आज से ज़्यादा लगभग 900 साल पहले या 1000 साल पहले ये ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में से थे। उस काल में जब राजा कुमार पाल की बात करें तो गुरु ब्राह्मण
राजा कुमार पाल का मुख्य कहना चाहिए महामंत्री था। उसी की राय से सारे कार्य होते थे। एवं इसी कहना चाहिए कि प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ में एक और वर्णन मिलता है। वो ये मिलता है कि एक बार कुमारपाल के दरबार में काशी से कुछ ब्राह्मण आए, और जब काशी के ब्राह्मण आए तो उनके साथ में जब शास्त्रार्थ की बात आई तो उन ब्राह्मणों ने यह कह के कि साहब आपके यहाँ तो ये काशी, ये जो नगरी है आपकी उज्जैनी जो नगरी है, ये तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पटी हुई है। आपके यहाँ तो कहना चाहिए कि हेमचंद्राचार्य जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आपके यहाँ हैं। तो जब काशी के ब्राह्मण भी इनको श्रेष्ठ ब्राह्मण कह के और इनका सम्मान करते थे, तो उस कुल के गुरु ब्राह्मण जो आज राजस्थान गुजरात में पाए जा रहे हैं, हालांकि आज इनका जो स्तर है, इनके शिक्षा में ज्ञान में जो आज जो भी स्तर है, जो गिरावट आई है, उसके लिए और बहुत सारे फैक्टर दोषी हैं। ये इनका स्तर नीचे क्यों हो गया उसके लिए हम आगे बात करेंगे, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आप ब्राह्मणोत्पत्ति मानदंड की बात करें, चाहे आप ये प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की बात करें, दोनों ही ग्रंथ जो हैं वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि एक टाइम था, एक समय था जब ये कहना चाहिए गर्ग गोत्री ब्राह्मण, जिनको हम गुरु ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, ये एक समय था जब श्रेष्ठ ब्राह्मणों में इनकी गिनती होती थी। ये उस काल के श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। तो मैं आज इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करता हूँ और समस्त गुरु ब्राह्मण समाज से, समस्त गर्गवंशी ब्राह्मणों से मैं यह निवेदन करूँगा कि कृपया इन ग्रंथों को पढ़ें, कृपया प्रबंध चिंतामणि को पढ़ें। इसमें आपको आपका गौरवपूर्ण इतिहास आपको मिलेगा। इनको पढ़ेंगे तो आपको इसमें कई ऐसी चीज़ें जानने को मिलेगी, आप कहोगे कि क्या हम उस वंश से हैं? आज हम अपने आप को हल्का क्यों महसूस कर रहे हैं? आज अब रही बात, हम हमेशा एक ही बात कर रहे हैं कि हम गर्ग ऋषि की संतान थे। ये थे जो है हमारे लिए, अब इसको स्वीकार आम पब्लिक नहीं करती। आज का जो बाकी जो वर्ग है, जो स्वर्ण ब्राह्मणों का जो वर्ग है, वो आपके इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों? आज क्या हैं इम्पॉर्टेंट ये है, क्या थे वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मेरा जो प्रयास है कि मैं इन कड़ियों को जोड़ रहा हूँ, और ये सिर्फ इसलिए जोड़ रहा हूँ, ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि गुरु ब्राह्मण आज चाहे किसी भी हालत में हैं, आज से 900 साल पहले या 1000 साल पहले जब हम बात करें तो ये भारत के श्रेष्ठ ब्राह्मणों में से थे।